नमस्कार, मैं सद्दाम हुसैन पुनः किशोर कुमार मंडल जी के पास आए हैं। किशोर कुमार मंडल जी के पास इजाज जी भी आए हुए हैं, इजाज मुंतजिर आए हुए हैं, जो कि उनका एनजीओ चलता है। ये 2.5 सालों से लगातार एनजीओ चला रहे हैं। गरीबों का मसीहा बोले जाते हैं मुंतजिर, क्योंकि मैं उनका बहुत सारा वीडियो देखा हूँ कि अपने इलाके में पेशेंट बेरोजगार महिलाओं को रोजगार दिलाना इनका काम है। तो ये हमारे किशोर कुमार मंडल जी के पास आए हैं कि सर सही तरीका इनका क्या है, इनको हम कैसे मोटिवेट करें, और इनके बारे में जानने के लिए किशोर कुमार जी से ये आज पूछताछ करेंगे। हमारे मुंतजिर जी, इजाज मुंतजिर जी। सर हम लोग पहला मेरा सवाल रहेगा सर कि किस तरह अनाथ बच्चों के लिए हम लोग मदद चाह रहे हैं सर, मदद के लिए क्या बोले? एनजीओ आज का सब्जेक्ट है और ख़ास तौर पर एजाज साहब नए नए एनजीओ बनाए हुए हैं, RYC फाउंडेशन, और अच्छा काम करते हैं। तारीफ़ काबिल इनका काम है। गरीबों पर, बच्चों पर, युवाओं पर, अनाथ बच्चों पर, महिलाओं पर इनका काम है। और ये आप जानना चाहते हैं विशेष तौर पर कि हम लोग और इस काम को कैसे करें। सरकार के कानून में रहकर, कानून के दायरे में रहकर सरकारी सुविधा क्या है और हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, यही शायद आपका सवाल। यस सर। हाँ, पहला सवाल आपका है अनाथ बच्चों के लिए हम कैसे और क्या करें। क्या करें जी सर? अनाथ बच्चों के लिए सबसे पहले एजाज साहब सरकार की कुछ व्यवस्थाएं हैं जो सरकार खुद अनाथ बच्चों पर काम करती है। बाल गृह किशोर न्याय अधिनियम, जिसको जेजे एक्ट 2000 बोल रहे हैं, उस एक्ट के तहत और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से अनाथ बच्चों के लिए अनाथ आश्रम चलाया जाता है। जिस बच्चे या बच्ची का माँ नहीं है, उसके पिताजी नहीं है, अधिकारी के कोई अभिभावक नहीं है, ऐसे बच्चों के लिए ये अनाथ आश्रम सरकार द्वारा संचालित है। अब ऐसे बच्चों को गांव में चिन्हित करें, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। वो 18 साल से, जेजे एक्ट 18 साल से कम उम्र पर लागू होता है। 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं और अनाथ हैं, उसको पढ़ाई, उसका शिक्षा, उसका भोजन, उसका पोषण, तमाम चीज़ों का व्यवस्था अनाथ आश्रम में किया गया है। उसमें जब आप किसी बच्चे को एडमिट कराते हैं तो उस बच्चे को वहाँ रहने, खाने पीने, पोषण देने, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा का पूर्ण रूप से सुविधा, उसको कपड़ा वगैरह सब कुछ निःशुल्क रूप से उसको प्रदान किया जाता है। ऐसे बच्चों को जब वहां आप देते हैं तो उनकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी सरकार की होती है। तो ये व्यवस्था सरकार द्वारा है, आप इसको सरकार से मिलकर ये सुविधा दे सकते हैं। दूसरा है कि आप चूंकि एनजीओ चला रहे हैं, आप भी इस तरह का आश्रम चला सकते हैं अनाथ बच्चों के लिए। अलग अलग आश्रम आपको रखना पड़ेगा। लड़कियों के लिए अलग व्यवस्था होगा, लड़कों के लिए अलग व्यवस्था होगा। उसमें आपको पूरी सुरक्षा व्यवस्था हो, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद आप उसको भोजन, पोषण, शिक्षा और समय समय उसको ट्रेनिंग भी, व्यावसायिक ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। ऐसा आप कर सकते हैं और आपको भी इसकी सुविधा सरकार के द्वारा प्राप्त हो सकता है, फंडिंग की व्यवस्था हो सकती है। जी सर, बोल रहे थे कि इसको हम कितने साल तक रख सकते हैं सर इनको? 18 साल उम्र तक ही जी बच्चों को आप रख सकते हैं। और 18 साल तक अगर आप शिक्षा, आपको सरकार के कानून के दायरे में ही रखना होगा। जो लॉ है उसको आपको फॉलो करना होगा। और सरकार से उसमें एड भी है, आप एड भी ले सकते हैं। भारत सरकार से एड ले सकते हैं, बिहार सरकार से एड ले सकते हैं, अन्य दाता संस्था से भी एड ले सकते हैं। तो एड की कमी नहीं है, लेकिन वो जज्बा होनी चाहिए जो आप में दिखता भी है, और उस जज्बा की तरह वो कर सकते हैं। 18 साल के बाद वो तो स्वतः बालिग हो जाता है, फिर वो अपना व्यवस्था करेगा। दूसरा सवाल था सर मेरा, वृद्धाश्रम जो महिलाओं के लिए जो हो सकता है सर, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं सर? हाँ, महिलाओं के लिए जो वृद्धाश्रम है, महिलाओं के लिए तो पहली बात है कि उसको वृद्धाश्रम नहीं कहा जाता है। महिला तो किसी एज का हो सकता है। जी सर। हम वृद्धा किसको बोलते हैं? 60 साल से जो ऊपर होता है, अधिक उम्र के होते हैं, उसको हम लोग वृद्धा बोलते हैं।
उससे पहले महिला में जैसे बेसहारा महिला हो सकती है। जी सर। तो इस तरह के महिला के लिए अभी सरकार की ओर से गृह बनाया गया है, जिसका नाम रखा है स्वाधार गृह। महिला शक्ति केंद्र के माध्यम से उसको ट्रेनिंग वगैरह की भी व्यवस्था है, उसमें पढ़ाई की व्यवस्था है, उसमें सुरक्षा की व्यवस्था है। और ये आप सुधार केंद्र के माध्यम से सुधार केंद्र में आप रख सकते हैं, और महिला शक्ति केंद्र से उसको ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ देने का प्रावधान किया गया है। आप उसमें, चूंकि आप एनजीओ है, आपका दायित्व है, आप उसमें कोऑपरेट कर सकते हैं। ऐसी महिलाओं को आप चिन्हित करें, गांव में, स्टेशन पर, कहीं चौक चौराहा में बहुत सारी ऐसी महिलाएं मिल जाती है जो भटक रही है। उसमें ऐसी भी महिलाएं हैं जिसको कि कानूनी सुरक्षा की, कानूनी सहायता की जरूरत है, तो ऐसे महिलाओं को भी आप उसमें रख सकते हैं। और वो परमानेंट नहीं होता है, वो जब तक उसकी समस्या समाधान हो जाती है तो फिर उसको, अगर परिवार है उसको परिवार में दिया जाता है, और अगर कोई परिवार नहीं है तो सरकार उसका देखभाल करती है, और फिर उसको किसी न किसी काम में सरकार जो है इंगेज करती है। तीसरा सवाल सर है मेरा कि जो बच्चे हैं बहुत गरीब हैं, उनके गार्जियन हैं, लेकिन वो पढ़ाना चाहता है लेकिन पढ़ा नहीं पा रहे, तो उनके लिए कुछ सर? ऐसी व्यवस्था तो अभी सामान्य तौर पर सभी स्कूलों में, जैसे मिड डे मील हो गया है, पोशाक योजना हो गया है, तो आप स्कूल भेज सकते हैं। स्कूल उसको, उसके गार्जियन को समझाइए, बताइए वो बाल मजदूरी नहीं करें। बाल मजदूरी पूरी तरह से निषेध है और अपराध भी है, तो बाल मजदूरी बच्चा नहीं करे, उसको स्कूल ही जाना है। स्कूल में बहुत सारा का फैसिलिटी दिया हुआ है, भोजन मिलता है, मिड डे मील के माध्यम से मिलता है, कपड़ा पोशाक मिलता है, किताब मिलता है, और अगर गरीब है तो उसको स्टाइपेंड भी मिलेगा। तो वहाँ आप सहयोग कर सकते हैं स्कूल में, क्योंकि ड्रॉप आउट बच्चे बहुत हैं। आपका बहुत अच्छा सवाल है, काफी ड्रॉप आउट है। भले सरकार इसको नहीं मानती है, सरकार कहती है कि ड्रॉप आउट नहीं है, सभी बच्चे स्कूल में हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम लोग सर्वे करते हैं, आप लोग सर्वे करते हैं, आप गांव में घूमते हैं, तो आप देखते हैं कि बच्चा भटकते रहते हैं। वो या तो खेलने के लिए चले जाते हैं, या कुछ चुनने के लिए चले जाते हैं, घोंघा चुनते हैं, सितवा चुनते हैं, कागज पॉलीथीन वगैरह चुनते रहते हैं। और अगर वो या तो फिर कहीं काम करते हैं, चाय दुकान में काम करते हैं, भट्ठा में काम करते हैं, मखाना फोड़ने में काम करते हैं, या किसी के घर में काम करते हैं, तो पूरी तरह से बाल मजदूरी करना पूरी तरह से अपराध है। बाल मजदूरी कराने वाले को इसमें कई तरह का सजा का भी प्रावधान है, फाइन का भी प्रावधान है। इसलिए उसको आप सहयोग कर सकते हैं और उसको स्कूल से जोड़ सकते हैं। उसको मतलब एक सही डायरेक्शन देना। हाँ, उसको डायरेक्शन की कमी है, समाज में डायरेक्शन की कमी है। जो सुविधाएं है सरकार द्वारा भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। एनजीओ का काम क्या है? एनजीओ का जो समाज कल्याण का कार्य है, जितनी योजनाएं हैं, वो तमाम योजनाओं को उस तक पहुंचे जिसके लिए वो योजना है। और यहाँ दुखद बात यह है कि जिसके लिए योजनाएं हैं उनको ही पता नहीं है, बाकी लोगों को पता है, उनको ही पता नहीं है। वही डायरेक्शन, तो वो डायरेक्शन हमारा एनजीओ चलाने वाले लोगों का, सामाजिक कर्मी का काम है कि हम उसको डोर का काम करें और जो फैसिलिटी सरकार की है वहां तक पहुंचाने में हम सहयोग करें। मेरा चौथा सवाल था सर कि आजकल हमारे क्षेत्र में कैंसर का बीमारी बहुत फैलते है, तो उसके लिए हमारे सद्दाम भाई जो है आगे बताएंगे। हाँ, कैंसर के इलाज पर हमारे एकदम एक्सपर्ट है हमारे सद्दाम भाई, और सद्दाम भाई बताएंगे कि कैसे हम फ्री में गरीबों को कैंसर हो जाता है तो कैसे इलाज करें। जो आप सद्दाम भाई, हमारे इलाके में, सीमांचल इलाके में बहुत ही ज़्यादा 2017 के बाद, सर बता दूं कि 2017 के बाद जो बाढ़ आए थे, उस बाढ़ आने के बाद, और पश्चिम बंगाल में कुछ जिले में बाढ़ आने के बाद कैंसर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। और जेनरिक मेडिसिन से, सर मैं बता दूं कि जेनरिक जो झोला छाप मेडिसिन, जो डॉक्टर होते हैं, उनका तो मैं तारीफ करना चाहूँगा कि पेशेंट बचाते हैं। वो लोग पेशेंट को डैमेज फर्स्ट एड करके वो लोग पेशेंट को डैमेज करने का भी काम करते हैं। दोनों काम होता है। एक तो अच्छा भी करते हैं, एक डैमेज करते हैं। कैसे मैं बता दूं, अगर कोई बड़ा भी बीमारी है, उनको पता नहीं चलता है कि ये बड़ा बीमारी है, वो मेडिसिन पैसा के चलते मेडिसिन खिला कर सर मेडिसिन यहाँ, और उस पेशेंट के पास पैसा भी नहीं रहता है क्योंकि वो मजबूर है सर, मजबूर भी है। और
तो धीरे धीरे वो क्या होता है, डेमोलाइज होते 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 अच्छा बीमारी कैंसर में बदल जाता है। तो मैं उस डॉक्टर से बोलना चाहूँगा कि अगर वैसा वैसा पेशेंट है तो आप हमारे अजीज भाई मुंताजिर से भी आप संपर्क कर सकते हैं, हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, हमारे सर से भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक योजना आपका एनजीओ की तरफ से, दोनों के एनजीओ की तरफ से योजना चलाया गया है कि हम कैंसर पेशेंट को बिल्कुल फ्रीली इलाज करवाएंगे। उसके घर से ले जाने तक, कैंसर हॉस्पिटल पहुंचाने तक, उनका जितना कैंसर हॉस्पिटल में पैसा लगेगा पूरा इन टोटल पैसा फ्री दिलाने का काम हम लोग करेंगे। सर इसमें आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? नहीं, उसमें तो आप बोल ही दे रहे थे। हम लोग का अभी जो टीम हम लोग बनाए हैं संस्था की ओर से, हमारे संस्था के साथ एजाज साहब भी जुड़े हुए हैं और सद्दाम भी इसका एक्सपर्ट हैं। हम लोग फंडिंग का व्यवस्था करेंगे और जो भी फंडिंग होगा उसको घर से अस्पताल और अस्पताल से घर तक पहुंचाने का किसी भी तरह का कोई खर्च उसको नहीं लगेगा। पूर्ण रूप से हम लोग आर्थिक सहयोग करके उसका इलाज कराने का काम करेंगे। और जिसको भी इस तरह का समस्या है और वो हम लोगों से लाभ लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल्स पर वो लिख सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं, और फेसबुक पर भी हम लोग डालेंगे, फेसबुक पर भी आप कमेंट लिख सकते हैं, या फिर उसमें नंबर दिया हुआ रहेगा, उस नंबर पर फोन कर सकते हैं, आपको इस तरह का सुविधा प्राप्त हो जाएगा। सर ये भी रहेगा सर कि मेरे चॉइस का हॉस्पिटल नहीं सर, इंडिया में उनको पेशेंट को जिस चॉइस हॉस्पिटल में हम भर्ती कराएंगे, कोई भी हॉस्पिटल उसको जो चॉइस है, जो कैंसर हॉस्पिटल वो उनका चॉइस होगा, उनका चॉइस होगा कि हमको और हम उनको फ्रीली कराएंगे। और हमारे एजाज साहब का भी चैनल है, मेरा भी चैनल है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल में सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, ताकि यूट्यूब अगर हमारे मोनेटाइज होता है, यूट्यूब से आने वाले जितना भी कमाई होगा सर वो हम लोग कैंसर पेशेंट पर लगाएंगे। इन टोटल हम लोग कैंसर पेशेंट पे ही करेंगे, क्योंकि आने वाले जनरेशन में 5 साल में इतना ज्यादा कैंसर हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है, क्योंकि मैं इंडिया में सारा कैंसर हॉस्पिटल घूम लिया हूँ सर, क्योंकि इतना पेशेंट लेके गया हूँ कि इंडिया में सारा हॉस्पिटल घूम चुका हूँ। तो आने वाले 5 साल में हमारे सीमांचल इलाके में और पश्चिम बंगाल इलाके में हर घर में एक पेशेंट रहेंगे। मैं वादा के साथ कह सकता हूं, अगर वैक्सीन नहीं लगाया गया तो। लेकिन अल्लाह और भगवान से दुआ करते हैं कि ऐसा नहीं हो, नहीं हो, हमारा भी जरूरत नहीं पड़े किसी को। हम लोग ये दुआ करते हैं अल्लाह से, हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि काश कि ऐसा नहीं है। लेकिन इसी मैं ये बताना चाहूंगा सर, क्योंकि इसमें हमारे बड़े बड़े नेता ध्यान नहीं डालते हैं, वो अपना वोट लेते हैं और निकल जाते हैं। सर आप ऐसा नेता है कि छोटे छोटे बात को आप उजागर करते हैं और देखते हैं कि हमारे समाज में क्या हो रहा है। छोटा छोटा ये तो कैंसर हो गया, किसको बीमारी हो गई, ये सब देखने नहीं आते हैं। आदमी इससे धीरे धीरे वायरल होते जा रहा है। सर आप जो संज्ञान लिए हैं, हमको बुलाएं, आपके अंडर में आप आइडिया देते हैं किस तरह लेके जाना है, किस तरह पेशेंट को इलाज करवाना है, फ्री कैसे होगा। उनके पास पैसा नहीं है तो आप उसका मुआवजा देते हैं और कराते हैं। सर इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करूंगा और चाहूँगा कि जिन पेशेंट को दिक्कत है, चाहे उसका ब्रेन हेमरेज हो या लकवा मार दिया हो या उसको एक्सीडेंट हो गया हो, उन व्यक्ति को अगर लगता है कि मेरे पास पैसा के चलते मेरा पेशेंट का इलाज नहीं हो रहा है, तो हमसे संपर्क करें, हमारे टीम से संपर्क करें, हम आपका बिल्कुल फ्रीली इलाज करेंगे। एजाज साहब आप अगर कुछ बोलना चाहेंगे? सर मेरा सर से एक ही बात थी सर, क्या सर जो आप बताया अभी तो मेरा सवाल है तो पूरी हो जाएगी, क्योंकि मैं बताना चाह रहा था कि कैंसर के अलावा कुछ और बीमारी हो सकता था, क्या उसमें काम करते थे सर? नहीं, इन टोटल में आपका होगा, जैसे वो आपको बता दें, अगर कुछ भी हो जाता है पेशेंट को, यानी कि कोई भी पेशेंट को अगर कोई ऑपरेशन, हर्निया का ऑपरेशन हो या ट्यूमर का ऑपरेशन हो या कोई भी हड्डी फ्रैक्चर हो गया उसका ऑपरेशन हो या ब्रेन फट गया उसमें कोलेट हो गया है, अगर ब्लड क्लॉट हो गया उसका अगर कुछ हो, तो वो भी हम लोग बिल्कुल हॉस्पिटल में ले जाके बिल्कुल संस्था के द्वारा फ्रीली कराते हैं। सर दूसरे मेरा और एक सवाल था सर कि बेसहारा बच्चों को शिक्षा देकर किस तरह उसे ऊंचा मुकाम तक लाएं? बेसहारा बच्चों पर तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो बेसहारा बच्चों पर तो हम लोग काफी डिस्कस कर चुके हैं, समाज कल्याण विभाग और उसका कई तरह की योजनाओं पर भी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। बेसहारा बच्चों पर हम लोग शुरू से कर रहे हैं। आपका शायद दूसरा क्वेश्चन था वृद्धाश्रम के लिए। सर उसमें वृद्धाश्रम में बताया गया सर,
हाँ, वृद्धाश्रम के लिए था सर, ये बता डिटेल्स बता देते वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रम आप जानना चाह रहे थे, आप बता रहे थे कि वृद्धाश्रम हम लोग कैसे उसका चला सवाल रहे हैं। मेरा यही था सर कि वृद्धाश्रम कैसे शुरू करें और किस तरह शुरू करें जो हम उनको मदद कर सकते हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र में बहुत ऐसा प्रॉब्लम है जो भटकती है माएँ, उनको मदद के लिए कोई नहीं करता है। तो सर उसी के जरिए हम लोग आपसे जानने के लिए आए हैं सर। वृद्धाश्रम आप डिस्कस में आया था। वृद्धाश्रम के लिए वृद्धाश्रम का संचालन एनजीओ के द्वारा होता है और वृद्धाश्रम भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों की ओर से संचालित की जाती है। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की ओर से वृद्धाश्रम का संचालन होता है जो एनजीओ के थ्रू होता है। आप भारत सरकार में उक्त मंत्रालय में जो आपको बताए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, वहां आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए क्राइटेरिया, बहुत सारा क्राइटेरिया है, 25 बेड का, 50 बेड का, 100 बेड का आप किस तरह का चला सकते हैं। उसके लिए जो बेड, कितना हॉल चाहिए, ऑफिस चाहिए, खेल का मैदान चाहिए, उसमें डॉक्टर होता है, उसमें एएनएम होता है, उसमें सेविंग की व्यवस्था होता है, उसमें वाशरमैन होता है। वो तमाम क्राइटेरिया को देखते हुए आप एक बड़ा सा एक प्रोजेक्ट बनावें और उसमें सब कुछ आप डिटेल में भरें कि इतना आपके पास जमीन है, इस तरह का लैब है, इस तरह का हॉल है, इस तरह का बेड है, आपके पास इतनी फैसिलिटी है। तो आप अनुदान प्राप्त करने के लिए भारत सरकार में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा कि बिहार सरकार के द्वारा भी संचालन होती है, तो बिहार सरकार में भी आप समाज कल्याण विभाग में आप उसका अप्लाई कर सकते हैं और सामाजिक सुरक्षा निदेशालय से वो होता है। सामाजिक सुरक्षा निदेशालय में अप्लाई कर सकते हैं सारा क्राइटेरिया के साथ। तो इसमें आपको एड मिलेगा, अनुदान मिलेगा, अनुदान से आप चला सकते हैं। तीसरा एक और तरीका है कि आप, ये तो गरीबों के लिए हो गया जिसके पास कोई सहारा नहीं है, जिसका देख रेख कोई नहीं करता, इसके लिए हुआ। दूसरा व्यवस्था है कि आप कुछ चार्ज लेकर, जैसे अभी बहुत बड़े घर में उसको पैसे की कमी नहीं है लेकिन उसको सेवा की कमी है। अब किसी का बेटा बाहर में रहता है, अमेरिका में रहता है, सऊदी अरब में रहता है, अन्य किसी देश में रहता है, या भारत में ही किसी अदर स्टेट में रहता है, और यहाँ घर में बुजुर्ग व्यक्ति हैं, माता है या पिता है, महिला है या पुरुष है, और वो 60 साल से अधिक उम्र के हैं, उसका देखभाल कोई नहीं कर पाता है। ऐसे स्थिति में आप कुछ चार्ज लेकर भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसको उतनी फैसिलिटी होना चाहिए। एक तो उसका नाम वृद्धाश्रम रखने के बजाय कुछ और अच्छा नाम रखिए, वृंदावन नाम रखिए और कुछ नाम रखिए जिसमें उसको ये नहीं लगे कि हम वृद्धाश्रम में हैं, उसको लगे कि अच्छी संस्थान में है जहां की सेवा का सभी तरह का सुविधा है। उसको रहने का सुविधा, साफ सुथरा घर, उसके बाद भोजन की सुविधा, भोजन में पोषण की सुविधा, वो उसको पढ़ने की व्यवस्था, उसको लिखने की, कोई कवि है वो अपना लिखेंगे, कोई पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे, कोई उसमें सुझाव भी दे सकते हैं, खेलकूद की व्यवस्था, तमाम तरह की व्यवस्था के साथ सुदृढ़ एक बहुत बेहतरीन आप आश्रम चला सकते हैं। और इसके लिए थोड़ा आप शुल्क भी लें, उस शुल्क में से अगर बचता है तो फिर आप उसी में से एक गरीबों के लिए भी निःशुल्क सुविधा में कुछ अंश आप रख सकते हैं। और आज के समय में वृद्धाश्रम मेरा बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मेरे लिए, और वो मेरा एक तरह से मेरा सपना भी है, ड्रीम प्रोजेक्ट है मेरे लिए, क्योंकि हम काफी दिनों से वृद्धाश्रम पर अध्ययन कर रहे हैं और ये हमारा सोच है कि कल होकर हम लोग भी बुजुर्ग हो जाएंगे। तो अपने लिए भी सोचते हुए मेरा एकदम आप लोगों का सहयोग रहा, तो हम लोग एक वृद्धाश्रम चलाने का एक उसका नाम या तो वृंदावन रखें या कुछ धाम रखें, जैसे कोई धाम, गोकुल धाम, फलाना धाम होता है, तो इस तरह का कुछ नाम रखें। ऐसा नाम रखें कि उसमें नाम से किसी भी धर्म के लोगों को, किसी भी जाति के लोगों को ऐतराज नहीं हो। तो ऐसा कुछ अच्छा नाम हम लोग रखेंगे। और हम लोग अभी जमीन के तलाश में भी हैं, आप लोग सबका सहयोग मिलेगा, तो इसको हम लोग चलाने का काम करेंगे। दोनों तरह का व्यवस्था रखेंगे। सरकार अगर सहयोग करना चाहेगी, हम लोग मांगने का काम करें, अगर देगी तब भी
नहीं देगा तो हम लोगों के सहयोग से, आम लोगों के सहयोग से इसको चलाएंगे और ये बहुत अच्छा काम है। तो वृद्धाश्रम पर डिटेल हम लोग के पास है। हम लोग कभी केवल स्पेशल वृद्धाश्रम पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्पेशली में वृद्धाश्रम में क्या हम लोग करें जो एक बड़ा नेम फेम हो, बहुत अच्छा सेवा का हो। नेम फेम के साथ साथ एक बढ़िया सेवा हम लोग प्रदान करें। तो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, इस पर हम लोग अलग से एक दिन, क्या सदाम साहब जी सर, अलग से हम लोग एक दिन बहस करें। मैं एजाज मुंतजिर ने सर से जो पूछा, सर ने बहुत अच्छा डिटेल से बताया, इसके लिए मैं सर से नमस्कार करना चाहूँगा और सब साथियों से नमस्कार करना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारे क्षेत्र में जितने भी मरीज है, वो किसी भी तरह के मरीज है या किसी भी तरह के विधवा या किसी भी तरह के बेरोजगार बच्चे हैं, तो हमारे संस्था उन बच्चों को मदद करेंगी। जय हिंद, जय भारत।